ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किस किस का है काला धन, ये जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है। देश से जुड़ा हर व्यक्ति, साथ ही तमाम विपक्षी दल जो हैं उनकी भी नजर है कि आज 3 नाम कौन से सार्वजनिक करेगी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको प्रतिक्रियाएं दिखा दें। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने क्या कहा और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। हम इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। वो तमाम लोग जो नाम सरकार के पास हैं 800 के 800, वो देश को बताएं। देश को पता चलना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो देश के गद्दार हैं। हम काले धन पर, अगर काला धन किसी का भी, कितने भी बड़े से बड़ा व्यक्ति है, अगर भारत से काला धन लेकर के विदेशों में उसने जमा किया है तो उसको वापस लाएंगे और ऐसे लोगों का मुंह भी काला होगा। योगेश मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। योगेश जी, एक बार फिर से आपके पास लौट रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि नाम सार्वजनिक करने को लेकर बहुत सारे पेंच फंस रहे हैं। अगर इसके आगे जब कार्रवाई शुरू होगी, 800 नामों को लेकर जब बात होगी, उनकी वसूली, उनसे कैसे वसूली की जाएगी, क्या कानूनी कार्रवाई होगी, इन सब में बहुत दिक्कत आने वाली है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। सरकार 3 नाम बता रही है। मैंने 4 साल पहले काले धन पर खबर की थी और 17-18 लोगों के नाम लिखे थे, उनके अकाउंट नंबर भी लिखे थे। तब मैं नई दुनिया में हुआ करता था, सिर्फ एक आदमी का उसमें खंडन आया था। तो 18 नाम जब मुझ तक पहुंच सकते हैं और उसको घोषित करने के बाद कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई। और खुद आडवाणी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी काले धन को लेकर के, शरद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो नई दुनिया का अखबार लेके गए थे, कोर्ट भी किया था इन लोगों ने उन दिनों। तो सवाल ये उठता है कि जब मुझे दिक्कत नहीं हुई तो सरकार उन दिक्कतों को हटा चुकी होगी। ये जरूर कि नरेंद्र मोदी एक बहुत चतुर सुजान खिलाड़ी हैं और उसका पॉलिटिकल इनकैशमेंट कैसे करेंगे वो इसकी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जिसका भी नाम हो, वो चाहे उनकी पार्टी का नेता का नाम हो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नेता का नाम हो, नरेंद्र मोदी की वैसी पॉलिटिक्स नहीं करनी है, तो वो उसको खत्म कर देना चाहेंगे। और बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी इसे अगले चुनाव तक धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं कि ये रूल्स ढीले किए जा रहे हैं, वो निजता के अधिकार हटाए जा रहे हैं, तो इस सब के मार्फत वो 2-3 दिए हैं, फिर 13 देंगे, फिर 30 देंगे, फिर 50 देंगे। नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान ये कहा था कि ये काला धन मैं ले आऊंगा जब देश में, तो इनकम टैक्स पेई जो अच्छे लोग हैं उन्हें रिलीफ दूंगा। तो आप सोचिए कि कितना पॉलिटिकल माइलेज उनको मिलेगा। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल माइलेज एक आदमी जो चाय बेचने की बात कह के, चाय बेचने वाला होकर पूरे देश के चाय वालों को इन्वॉल्व कर सकता है, उसको पॉलिटिकली इनकैश करा सकता है, उनसे सेंटिमेंटली जुड़ सकता है, वो एक इतने बड़े इशू को क्यों हाथ से जाने देगा। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार इस इशू को बहुत हल्के से लेंगे। ये जरूर है कि पेचीदगियों की बात कह के, पेचीदगियों को ढीला करने की बात कह के, कानून बनाने की बात कह के और सारी बातें कहते हुए वो इसे कुछ लंबा ले जाएंगे ताकि देश की जनता उन नेताओं के बारे में ठीक से जान सके। और योगेश जी, एक और बात यहां पर पूछना चाहूंगा आपसे। जैसा कि आपने बताया कि 17 नाम आप तक भी पहुंचे थे, लेकिन आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, लिहाजा सरकार को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े कैनवास पर सारी चीजें हैं, पूरी मशीनरी इस काम कर रही हैं, तो इसमें दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। नो इफ नो बट कमिटेड पॉलिटिक्स की दिशा में सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक बड़ी राजनीतिक विडंबना है कि इतने सालों में 800 नामों तक ये सब कुछ पहुंच गया और इस पर कार्रवाई होती नहीं रही। देखिए, ये इसलिए नहीं हुई कि नरेंद्र मोदी के पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए उनके ऊपर दबाव कोई नहीं था। मनमोहन सिंह पर दबाव था, सोनिया गांधी का, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो संतुलन साधने की बाजीगरी करते रह गए। इससे पहले जो प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे वो खुद ही तमाम लोगों के संतुलन साधने में थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह बुफोर से आगे नहीं बढ़ पाए। तो पिछले 7-8 प्रधानमंत्रियों का दौर देखिए तो उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, उनका एजेंडा नहीं था, उनका कमिटमेंट नहीं था, और इस तरह के कमिटमेंट के पर सवार होकर वो सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंचे थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स से पहुंचे, बोफोर्स उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो जब जो चीज जिस आधार पर वो कुर्सी तक पहुंचते थे उसे डिस्क्लोज नहीं करते थे, तो आप बैल मुझे मार की कहावत को चरितार्थ करने के लिए कोई प्रधानमंत्री तैयार नहीं था। पर नरेंद्र मोदी साफ सुथरे हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई। ठीक है योगेश जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आगे आपसे चर्चा करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहां पर आगे अब चर्चा होगी पाक के नापाक पैतरे की।
जी हां, क्या है पाक का नापाक पैंतरा? सवाल 5 है हमारे पास इस खबर पर और इस मसले को लेकर। सवाल यह कि क्या यूएन से मदद न मिलने पर पाकिस्तान बौखला गया है? दूसरा सवाल, क्या मोदी के मिशन कश्मीर के बाद पाकिस्तान बेचैन हो गया है? तीसरा सवाल, क्या नवाज शरीफ असली मुद्दों से पाकिस्तान का ध्यान हटाना चाहते हैं? और चौथा सवाल, क्या यह जम्मू कश्मीर के चुनावों में अड़ंगा डालने की साजिश है? पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की जिद कभी नहीं छोड़ेगा? ये वो 5 सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। जानकारियां क्या हैं इस मसले को लेकर हमारे पास, वो भी हम आपको बता देते हैं। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर दरअसल शांति भंग होने की बात कर रहा है। पाकिस्तान भारत पर सीज फायर तोड़ने के आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान की संसद ने हाल ही में इसी पर एक प्रस्ताव भी पारित किया है। अलग अलग देशों में पाकिस्तान अपने दूत भेजेगा। पाकिस्तान के भेजे गए दूत कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा उठाएंगे और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहेगा। पाकिस्तान ने आपसी बातचीत से मुद्दा सुलझाने से साफ इनकार कर दिया है। यूएन में मुद्दा उठाने के बावजूद पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिल पाई है। हाल ही में नवाज शरीफ ने बान की मून को एक पत्र लिखा था जिसका न कोई जवाब आया, न इसका कोई असर दिखा। यूएन कई बार कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बता चुका है। तो ये वो तमाम जानकारियां हैं जो ये इशारा करती हैं कि पाक का नापाक पैंतरा क्या है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने नया शिगूफा छोड़ा है। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार हैं सरताज अजीज। उन्होंने कहा है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान भारत की मनमर्जी नहीं चलने देगा। उन्होंने कहा कि भारत नियंत्रण रेखा पर शांति भंग कर रहा है और पाकिस्तान इस बारे में दुनिया को बताने और कश्मीर पर समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग देशों में अपने राजदूत भेजेगा। कश्मीर को लेकर चोरी और सीनाजोरी वाली कहावत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर एकदम सही बैठती है। पाकिस्तान लगातार सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इस बार जब भारत ने उसकी करतूत का करारा जवाब दिया तो वो बुरी तरह बौखला उठा। उसका कहना है कि वो इस मामले में दुनिया के अलग अलग देशों में अपने राजदूत भेजेगा और ये बताएगा कि भारत कैसे एलओसी पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने उल्टे भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति भंग कर रहा है और पाकिस्तान तो महज उसका जवाब दे रहा है। नियंत्रण रेखा पर भारत शांति का माहौल भंग कर रहा है। पाकिस्तान केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत के हमलों के बारे में दुनिया को बताने के लिए पाकिस्तान अलग अलग देशों में दूत भेजने की योजना बना रहा है। ये दूत कश्मीर में मानवाधिकार के हालात के बारे में उन देशों को जानकारी देंगे। सरताज अजीज ने कहा कि भारत अपने तरीके से कश्मीर का मुद्दा हल करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर पर भारत की नहीं चलने देगा। भारत कश्मीर के विवाद का हल अपनी तरह से करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इसे सफल नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच हुए शिमला समझौते को भी मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर का मुद्दा महज द्विपक्षीय तरीके से हल नहीं होगा और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहेगा। साथ ही उन्होंने कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को भी प्रासंगिक बताया। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मसले को उठाता रहेगा। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव अब भी प्रासंगिक है। द्विपक्षीय समझौते इनकी जगह नहीं ले सकते। सरताज अजीज ने एलओसी पर गोलाबारी को लेकर भारत को धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन वो कमजोर नहीं है। पाकिस्तान सीमा पर शांति चाहता है, पर शांति के लिए पाकिस्तान की मंशा को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान इससे पहले भी कश्मीर को कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है।
हाल ही में पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी भेजी थी, जिसमें कश्मीर मुद्दे पर दखल देने की अपील की, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को झटका देते हुए उसकी ये मांग ठुकरा दी और इसे द्विपक्षीय आधार पर सुलझाने को कहा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। सवाल बहुत मौजू भी है और बहुत ज्वलंत भी है, इसलिए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस पर पूरा पैनल चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है। कर्नल दानवीर रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। साथ ही योगेश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक और हमारे यूपी एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल दानवीर, सबसे पहले रिएक्शन आप ही का लेना चाहूंगा। ये सब कुछ क्या है? घाटी में ISIS की दस्तक, उसके बाद मुशर्रफ का बयान, उसके बाद सरताज अजीज और उसके बाद यूएन का जो जवाब था, उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रियाएं पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, किस तरह से इसको समझा जाए? देखिए, पाकिस्तान अभी बहुत ही एक आइडियोलॉजिकल क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है। ये प्रक्रिया जो है, लाल मस्जिद का जो एक्शन हुआ था 2007 में, जिसमें मुशर्रफ साहब ने फ़ौज लगा के लाल मस्जिद पे कार्रवाई करी थी और उसके बाद स्वात वैली के अंदर अपनी फ़ौजें भेजी थी, तब से कार्रवाई शुरू हुई है। और उस टाइम में ये हुआ था कि जो फ़ौजी जो लड़ते हुए मारे जाते थे, उनका कोई अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं होता था गाँव में, क्योंकि मेंटालिटी पिछले 60-70 साल में ये बनी है पाकिस्तान के अंदर, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे एक मानसिकता डेवलप हुई है। तो वहाँ का आदमी ये बिलीव नहीं कर पाता कि मुस्लिम फ़ौज जो है मुस्लिम जिहादियों के ऊपर कैसे हमला कर सकती है, उनको क्यों मार रही है वो। तो एक बड़ा कन्फ्यूजन की स्टेट है। और आज की तारीख में जब उनके कंट्री के अंदर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के बीच में वो ज़रबे अज़ब चल रहा है, तो उससे ये इशू और भी ज़्यादा खड़ा हो रहा है कि मुस्लिम को क्यों मार रहा है, और एक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो रही है। तो उस चीज़ को दबाने के लिए ये कश्मीर का जो एंटीबायोटिक है, ये उसको लेना पड़ रहा है और उसको अभी बहुत सख्त ज़रूरत है। और जैसा कि आपने पैकेज में बताया कि जो पॉलिटिक्स जो है कश्मीर के अंदर, जो हमारा जो कश्मीर है उसके अंदर जो रीबूट हुई है, जो नए विगर के साथ में जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसकी वजह से भी वो घबराया हुआ है। तो इंटरनल फैक्टर भी है, एक्सटर्नल फैक्टर भी है। और एक्सटर्नल के अंदर इंटरनेशनल फैक्टर तो ये सबको मालूम है कि वो उसको बिल्कुल धुतकार दिया गया है, और जो इशू को रेस करना चाह रहा है वो कहीं वो ग्राउंड नहीं बना पा रहा है। और कल ही मिलियन मार्च में बिलावल भुट्टो के ऊपर टमाटर और खाली बोतलें फेंकी गई, तो वो एक रियलिटी चेक भी है जहाँ तक इंटरनेशनल ओपिनियन का सवाल है। योगेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरह की हरकतें सीमा पर हो रही हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ से, भारतीय चौकियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद पाक की संसद में प्रस्ताव रखा जाता है कि सीज फायर का उल्लंघन भारत कर रहा है। दरअसल दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा तो पाकिस्तान का बहुत पहले से रहा है, लेकिन अब बहुत सारे चरित्र, या ये कह सकते हैं कि ये एक समस्या नहीं, अब ये एक जड़ अवस्था बनती जा रही है सारी चीजें। नहीं, ऐसा नहीं है, जड़ अवस्था नहीं है। सच्चाई है कि जब जब पाकिस्तान में जमहूरियत कमज़ोर पड़ती है, जब जब कोई नेता कमज़ोर पड़ता है, जब जब सेना और नेता के बीच में दुराव होता है, तब तब कश्मीर के एजेंडे को वहाँ का नेता अपने एजेंडे का हिस्सा बनाता है। आज हालत बिल्कुल वैसे ही है। इससे पहले जब युद्ध विराम तोड़ती थी पाकिस्तान की सेना, तो हमारी सेना रिटेलिएट उतनी ताकत से नहीं करती थी। आज की तारीख में हमारी सेना इतनी ताकत से रिटेलिएट कर रही है कि हालत इतने ख़राब है वहाँ कि वहाँ पर मीडिया को सेना के लोग और सरकार मना रही है कि जो कुछ हो रहा है वो मत लिखो। हमारे यहाँ 17,000 लोग अगर आसपास का इलाका खाली करते हैं तो उनके यहाँ 70,000 लोगों को इलाका खाली करना पड़ता है। यह पहली बार है कि सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में सरकार की स्थिति खराब है, प्रधानमंत्री की स्थिति खराब है। वहाँ पर प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बड़ा जनमानस तैयार हो गया, जन समर्थन तैयार हो गया जो विरोध कर रहा है। सेना को प्रधानमंत्री अपने साथ लाना चाहते थे। इन सारे सर्कमस्टांसेस में, इन सारे कलेक्शंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस में
कोशिश ये है कि कश्मीर को मुद्दा बनाया जाए। कश्मीर जब जब मुद्दा होता है तब तब पाकिस्तान में और पाकिस्तान के मीडिया में उस नेता को जगह मिलती है। बिलावल भुट्टो जैसा आदमी ये कहता कि हम कश्मीर लेके रहेंगे, आखिर वो किस पद पर है? क्यों कश्मीर की बात करते हैं? इसलिए करते हैं कि उन्हें पता है कि कश्मीर की बात पर पाकिस्तान सेंट्रिक होंगे, वो पाकिस्तान में लोग उनकी बात सुनेंगे। आज की तारीख में नवाज शरीफ जो एक व्यापारिक कम्युनिटी से आते हैं, वो भारत से व्यापारिक रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं, पर व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने की जगह उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है कि वो यूएन में जाएं। वो जानते हैं कि हर जगह उन्हें असफलता हाथ लगेगी। यूएन में जो रिस्पॉन्ड मिला है उनको, दुनिया के पैमाने पर जिस तरह की भद्द हुई है पाकिस्तान की इस इशू को लेकर के, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान को सारे तरफ से घेर दिया है, चीन पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर नहीं आ सकता, अमेरिका नहीं आ सकता, जापान नहीं आ सकता है, आसपास में भूटान नहीं आ सकता है, नेपाल नहीं आ सकता है, तो पाकिस्तान के साथ कोई है नहीं। तो अब जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनकी दिक्कत है, वो कितना कश्मीर पर कड़वा बोल सकते हैं। दूसरा कि उन्हें पता है कि कश्मीर में जो सरकार आने वाली है उस सरकार की चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास होगी। इस तरह की हंग असेंबली होगी, भारतीय जनता पार्टी की इंपॉर्टेंट प्लेयर होगी, नरेंद्र मोदी एक इंपॉर्टेंट आदमी होंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर उसका जो कुछ प्लान है भविष्य में कश्मीर का, वो और खत्म होगा। तो वो इस समय प्रेशर बनाना चाहते हैं ताकि कम से कम लोग कश्मीर में वोट करें, कश्मीर के इलेक्शन को वो प्रभावित कर सकें, कश्मीर में इशू बना सकें। तो अपने बचाव के लिए सारा कुछ हो रहा है, पर नतीजे आप देखिएगा इस बार कश्मीर में ज्यादा पोल मतलब ये होगा। साफ तौर जिस पर तरह समझा जा नरेंद्र मोदी सकता है ने कि एक involve हुआ है, बौखलाहट केवल- दिख रही है जिस तरह की बयानबाजी है, और शायद ये एहसास भी पाकिस्तान को हो रहा है कि ये तूफान से पहले का सन्नाटा भी हो सकता है, या सन्नाटे से पहले का तूफान भी हो सकता है, जो तैयार करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग जगहों पर घर से लेकर लंदन तक की जा रही है, लेकिन उसका कोई असर दिख नहीं रहा है। चर्चा करेंगे आगे, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।